चाहे ट्रेडिशनल चीज़ें समझ लो, परंपरावादी, चाहे वैज्ञानिक तरीके से। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, नाम सुने थे ना? कभी लॉजिक लगाए हो, जैसे कहते हैं कि इंसान के बच्चे ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, है ना? अरे जीवित रहने का मतलब हम लोग बीमारदार होते हैं ना, बीमार हुए तो डॉक्टर के यहाँ चले गए। लेकिन जानवर के जो बच्चे होते हैं, जैसे कुत्ते हुए, बिल्लियाँ हुई और सब चीज़ें जो प्रजातियाँ हैं, इनके बच्चे जानते हो क्यों मर जाते हैं? देखो, परंपरा में ट्रेडिशनल चीज़ों में क्या कही गई ये बात की बात है, लेकिन चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक है ब्रिटेन के, और एक बात याद रखो, 2015 में याद आकर बता दिए, उनकी जो किताब आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी, स्पाइसी जिसे कहा जाता है, उसे अभी तक पूरे ब्रह्मांड का या जब से पृथ्वी की संरचना हुई है सबसे पावरफुल किताब मानी जाती है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के। और उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में एक बात बताई थी कि प्रकृति नहीं चाहता है कि इनके बच्चे जीवित रहें। कारण क्या है? अगर ये मरेंगे नहीं तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? ये उनका सिद्धांत रहा। एक दूसरा, चलो ये तो जानवरों का हुआ, ये जो बिन मौसम, मैंने बात जो छेड़ी, बिन मौसम का है ये हिसाब किताब। इसमें जानते होगा क्या? 10 दिन पहले बैक कर जाओ तो नुकसान होता है। जैसे तुमने फसल लगाई, बोई, अब काटते समय क्या हुआ? भगवान मेहरबान। तो भगवान चाहता है कि तुम्हें उतने मात्रा में सारी चीज़ें मिले जिससे तुम्हारा जीविकोपार्जन हो सके। तुम्हारे जितनी डिमांड है उतनी नहीं, जितने से तुम सर्वाइव कर ले जाओ। इसीलिए नुकसान करना प्रकृति का नियम है। जैसे जानवरों के बच्चों को मारना उसका नियम है, क्योंकि जो उन्होंने जो डायग्राम बना के डार्विन ने समझाया था, मनुष्य से 1/1 हिस्सा, 100 मतलब 100 में से, ऐसा समझो 100, 1/10 ज़्यादा हो जाएगा, 100वें का पहला हिस्सा इतने आदमी मतलब जानवर जिंदा रहने चाहिए। क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, इन सबको पालता कौन है? इंसान है ना? तो ज़्यादा इंसान की संख्या होनी चाहिए, ऐसा वो मानते थे। आम का पेड़ होता है, अगर जितने आम के बौर लगते हैं, अगर सब में फल हो जाए, कितने आम हो जाएंगे? तो प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आम भी बिकेगा कितने में? 2 रुपये किलो। बात समझो, उन्होंने अपने जो डायग्राम बनाया था जीवधारियों का, वो वर्गीय क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, उससे प्रकृति को जोड़कर उन्होंने कहा इसके मरने का एक कारण, और बिन मौसम में काम होने का भी एक बैलेंस में सारी स्थिति बनी रहे। अगर बरसात होगी तो सीधी सी बात है, गर्म ठंड, ठीक, तो तुम्हें बीमार हो जाओगे। सबको भगवान ने ध्यान दिया ना, डॉक्टर के पास जाओगे वो पैसा लेगा, नहीं तो उसकी क्लिनिक नहीं बंद रहेगी। ये मेरा बताने का तरीका है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था उसमें। उन्होंने यही कहा था कि जो कुछ होता है प्रकृति के हिसाब से होता है। बच्चों का मरना, जानवरों की इंसान को ज़्यादा जीवित रहना, उसका एक कारण है। पेड़ में जितने फल लगते हैं सारे हमको नहीं मिलते हैं, नाश हो जाता है, उसका एक रीजन है। ये किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 2015 में ब्रह्मांड दुनिया की सबसे पावरफुल किताब का अवार्ड दिया था। सबसे पावरफुल वैज्ञानिक, और दिमाग से सबसे पावरफुल किसको दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को किताब में। चलो तो बात आई बता दिए, छोड़ो, जैसे तो मेरे बहुत दिन हो गया। ये लोग की कहानी कभी पढ़ो ना, तुम्हें लगेगा कि वास्तव में दिमाग से पैदल आदमी थे, मतलब अकल वकल नहीं थी। कभी उनकी अल्बर्ट आइंस्टीन की किताब पढ़ोगे तो जो गजनी मूवी देखे हो, एक तो उनकी वैसे कहानी है, पर्ची लिखना, लाइब्रेरी से बाहर निकलना, फिर उनका दिमाग गायब हो जाना, फिर ऑटो वाले से पूछना कि कैसे में जाना है, तो है उसकी किताब है, नेट पर देखो तो है। फिर तो सेम की लैब में जो पहुँचे तो उनको याद आता था कि हम अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, हम वैज्ञानिक हैं, नहीं तो रोड निकलने में भूल जाते। इस वजह से हर एक में उनके पॉकेट में पर्चा पड़ा होता था कि मेरा नाम क्या है, 1 घंटे बाद मुझे क्या करना है, कल सुबह उठना कितने बजे है। अरे भाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग का प्रयोग हुई किए थे, कहाँ को हम लोग तो मतलब नहीं है, धरती पर बोझ हैं समझो। चलो अब बताओ क्या लिखे, क्या पढ़े थे? बनारस घराने के सितार वादक, ये हेडिंग डाले हो ना? अब लिखो उसी के नीचे एक ऐसे पॉइंट लगाओ, क्योंकि 2 ही क्लासें हैं, एक हो गई हैं, एक क्लास आज पूरा हो जाएगी। पहले ऐसे पॉइंट करके लिखो, कामा लगाते जाना। लिखो अलाउद्दीन खान, बनारस घराने के सितार वादक,
ये आपकी हेडिंग है, ये लिखे हो ना, उसके नीचे पॉइंट करके ऐसे ऐसे लिखो, उसके बाद लिखो ऐसे लिखो अलाउद्दीन खान। ठीक, अब समझ जाओगे कहाँ के हैं ये, बनारस घराने के, किससे संबंधित थे, सितार वादक। कहाँ लगाओ, उसके आगे लिखो अलाउद्दीन खान कामा, उसके आगे लिख लो वह उनके शिष्य, वह उनके शिष्य पंडित रविशंकर, वह उनके शिष्य पंडित रविशंकर, कामा लगाओ। ठीक, अब देखो इसको हमने इसलिए लिखवा दिया कि परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। तो सीधी सी बात है, ट्रेडिशनल जमाने में मुस्लिम में पॉसिबिलिटी कम पाई जाएगी ना कि ब्राह्मण का शिष्य वो गुरु मुस्लिम हो, लेकिन सही बात यह है उसमें 3 ब्राह्मण का ऑप्शन में था, एक चौथा ये। तो अलाउद्दीन खां के शिष्य थे कौन, पंडित रविशंकर, नाम सुने हो भी। टीवी भी तो देखते नहीं हो, मोबाइलें देखते हो, टीवी भी कभी चला लिया तो जो डीडी वन पकड़ता है उसमें ये सब आता है। हरिप्रसाद चौरसिया काफ़ी लोग दुनिया में नहीं रहे, इसलिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा क्या क्या था आता है। चलो आगे लिखो, कामा लगा के राजभाव सिंह, राजभाव सिंह तीसरे हो जाएंगे। अगला लिखो मुश्ताक अली कमान, मुश्ताक अली वीरेंद्र कुमार मिश्रा, मुश्ताक अली वीरेंद्र कुमार मिश्रा। बस कितने लोग, 5 लोग हो गए ना, है ना। अब उसके आगे लिखो आदि। ठीक, अब एक बार दोहरा लो, अलाउद्दीन खान कामा व उसके शिष्य पंडित रविशंकर मिश्रा 2 हो गए, और तीसरे मुश्ताक अली खान, उसके बाद राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खान, उसके बाद बस ये 5 लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो पूछने की है पंडित रविशंकर मिश्रा की। ये किस घराने से थे और इनका संबंध किससे था, संबंध किससे था, सितार वादक से। और जो ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी है ऐसे पूछेगा, किसी का नाम दे देगा, वायलिन, सितार वादक, तबला वादक, कथक, अब आप उसको बयान करिए। ऐसे करके एक प्रश्न आएगा, 2 दे दे, या इजी और बनाने का प्रयास करे आए हो 3/4 में दे दे, चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, अब आगे लिखो डालो लखनऊ घराने के सितार वादक, लिखो लखनऊ, एक बनारस घराना था, अब आगे डाल लो लखनऊ घराने के सितार वादक अर्थात सितार बजाने वाले। लखनऊ घराने कौन थे, सिर्फ ऐसे पॉइंट करके फिर लिखो, स्टेटमेंट टाइप लिखो रजा खान, रजा खान, ऐसी रजा खान कामा, आगे लिखो गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद नहीं पढ़ा है, पूछ लेना ना, सुनाई पड़े तो माइक मुझे देखो। रजा खान, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, रहीम सेन, इलियास खान, फिर से मिला लो रजा खान, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खान। अभी तक जो पूछा गया है इलियास खान को कई बार पूछा गया है, किस घराने से थे और इनका संबंध किससे था, सितार वादन से। घराना कौन सा होगा इनका, लखनऊ घराना। ठीक, घराना कभी मैच कराने के लिए नहीं आएगा, उम्मीद कम है। अगर मैच कराने के लिए आएगा तो व्यक्तियों को, और अगर घराना पूछेगा तो ऐसे ऊपर लिखेगा इलियास खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे, एक ऑप्शन रहेगा उसमें लखनऊ घराना, ये है। ठीक, अब आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो बनारस घराने के पखावज वादक, बनारस घराने के पखावज वादक, पखावज होता है क्या, हाँ पखावज, पखावज वादक, पखावज जानते हो है ना, नहीं जानते ना, समस्या इसी है
क्लासिकल जो चीज़ें चालू हो गई हैं, हालांकि उसको कोई विरोध नहीं कर रहा है, नाम कर रहे हैं, थोड़ी सी बाहर की चीज़ें ज़्यादा हम लोग अडॉप्ट कर लिए इसलिए नहीं जान पाते हैं। मतलब हमारे यहाँ का है कथक, हमारे का हम कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है, सांस्कृतिक, वो क्या है? कथक। तो कथक जानते हो, आधे टांगे ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, तो ये लेकिन कोई नहीं करता। अब तो बहुत चीज़ें जानते हो, दुनिया भर की वेस्टर्न कल्चर हावी है। वैसे पखावज होता है, पखावज मोबाइल में देखना सब बहुत दिया गया होगा। दो तरीके होते हैं, एक होता है महिलाएं होती हैं और मतलब वो पुराने ज़माने के जो घाघरा टाइप को पहनते हैं ना, एक वो, और उनका पहनने का जो यहाँ पहना जाए यहाँ पहना जाए। उसके बाद 4-5 लोग होते हैं वही राउंड में, बस समझ रहे, वैसे नाचते हैं। उसी में एक पुरुष होता है जिसके पास एक डंडा होता है, बस समझ रहे नहीं, वो उनके पीछे पीछे उसी तरह जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे करते हैं। तो ये माना जाता है। अब तो गांव में काफ़ी चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें जैसे पूर्वांचल में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, ब्रज में अलग है ना। कहा जाता है ये कहाँ का गीत है, कहाँ का डांस है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग तो यही के हो, हरदोई के, लेकिन ऐसे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो कहीं देखते कहते हैं तो हमारे यहाँ होता है, बात समझ रहे, तो वो चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन अब तो थोड़ा सा बहुत चीज़ बदल गया है, ट्रेडिशनल चीज़ें खत्म हो गई है, उसे पखावज कहा जाता है। खुदाऊ सिंह थे अपने यहाँ के, जो एक बहुत माहिर आदमी थे पखावज वादन में, उन्हें माना जाता है। कई बार पूछा गया है खुदाऊ सिंह का संबंध किससे था? पखावज से। क्या लिखे हो हेडिंग बताओ? बनारस घराने के पखावज वादक शंभू महाराज, लिख लो, शंभू महाराज, पागलदास, शंभू महाराज, पागलदास, अरे हाँ भाई का नाम था पागलदास। आगे लिखो, महंत अमरदास, अमरनाथ नाम था, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्रा, मन्नू मिश्रा, पागलदास, संत अमरनाथ या महंत जो भी लिख लो। उसके बाद क्या लिखे? मन्नू मिश्रा, भोलानाथ, बस इतने थे इसमें। है तो बहुत बता रहे हैं ना, लेकिन तो उलट पुलट क्या आयोग पूछ रहा है, क्या करो, कितना 2 नंबर मिलना है तुमको, या 3 प्रश्न पूछ ले ज्यादा से ज्यादा। आगे लिखो, लखनऊ घराने के पखावज वादक, लखनऊ घराने के पखावज वादक। सुनो, लखनऊ घराने के पखावज वादक, पहला लिखे थे बनारस घराने में, इसका नाम लिखो शंभू महाराज का। शंभू महाराज का ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। इस शंभू महाराज का संबंध किससे था? पखावज से। कहाँ से निवासी थे मूल रूप से, किस घराने से? बनारस से। और इनके अपोजिट किसको पूछा जाता था? खुदाऊ सिंह को। खुदाऊ सिंह कहाँ से थे? लखनऊ से। तो पहला लिखो, क्या लिखो? लखनऊ घराने के पखावज वादक। तो पहले लिखो खुदाऊ सिंह, ऐसे लिखते थे, खुदाऊ सिंह, कामा करके। अगला लिखो उसके आगे, पंडित सखाराम, पंडित सखाराम, पंडित सखा राम। फिर आगे लिखो अयोध्या प्रसाद मिश्रा आदि, बस अयोध्या प्रसाद मिश्रा एक बार आया है मात्र अयोध्या प्रसाद जी का, अयोध्या प्रसाद मिश्रा। ये हो गए। अगले हेडिंग डालो, बनारस घराने के सारंगी वादक, ये तो पखावज था। बनारस घराने के सारंगी वादक पंडित राम बख्श, पंडित राम बख्श, कामा गणेश जी, पंडित राम बख्श कामा गणेश जी। उसके बाद हनुमान मिश्रा, गोपाल मिश्रा, गोपाल, हनुमान मिश्रा, उसके बाद गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा के नीचे
हल्का सा अंडरलाइन कर देना कि नियर अबाउट पूछे गए हैं ये मेंस वाले जो एग्जाम हुए थे पीसीएस के, मतलब जैसे आरोप को हुआ और ये जो रिटर्न नहीं था ज़्यादा पूछ रहे थे। गोपाल मिश्रा, ठीक, इनको कई बार पूछा। इनका संबंध किससे है? बनारस घराने से। तो किसके लिए ये प्रख्यात थे? सारंगी वादन के लिए। आगे लिख लो बंसी महाराज, बंसी महाराज, और अंतिम में लिख लो बिरई, ऐसे बिरई जी महाराज, महाराज लिखा जाता है, बिरई जी महाराज। तो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, हो सकता है पूछ ले, बिरई जी महाराज। बस अब आगे लिखो, एक नोट में स्टेटमेंट लिखो ऐसे पॉइंट करके, इंपॉर्टेंट में तो वन लाइन कभी लिखो। सादिक अली खान, सादिक अली खान, कामा लगाओ, लखनऊ घराने के, सादिक अली खान लखनऊ घराने के प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। ठीक है, क्या लिखे हो? सादिक अली खान। इसको हमने एक लाइन में इसलिए लिखवाया है, ये प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि सादिक अली खान किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो एक ऑप्शन क्या था उसमें? सारंगी वादक। या लखनऊ पूछा जाए, पूरे लखनऊ घराने के जितने लोग का लिखे हो, इसमें सबसे सुपीरियर कौन था? सादिक अली खान। इसलिए एक लाइन में लिखे हो, पूछा जा सकता है। आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो ऐसे, इसीलिए दूसरा करके ऐसे, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान, बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान बनारस घराने के क्या लिखे हो? बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान बनारस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट की किताब आती है, इसमें आए हुए प्रश्न होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्लासें गिन चुन करके होती हैं ना, कैसे कैसे कंप्लीट करना है, तो उसको ले लो एक बार, अपने आप लगा लो, तो कोशिश रहेगी कि ज़्यादा लगा ले जाओगे। क्योंकि तुम लगाए रहोगे तो पूछोगे, देखो सर ये जो था ये उस समय आया था, इस ईयर में आया है, अब 3 साल के बाद देखो इसको रिपीट किया है। ऐसे ही क्रम बनता है। अगर मान लो कोई चीज़ 16 का रिपीट करके 19 में आई है, तो 20 का समय तो जाने दो, महामारी का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्रम लगाया जाता है, किस बार पूछा है, हो सकता है अगली बार इसको पूछ लेगा। लॉजिक लगा के पढ़ते हैं लोग, किसी को डेट का तो पता नहीं होता, ठीक, और सिलेबस तो होता ही है। अब आगे लिखो, एक ऐसे पॉइंट पे लिखो, श्रीमती, इसके आगे लिखो एन राजम, श्रीमती एन राजम, जा है राजम। आगे यहाँ ब्रैकेट में लिखो बनारस घराना, श्रीमती एन राजम, ब्रैकेट में बनारस घराना, ब्रैकेट बंद कर दो। उसके आगे लिखो ओंकार नाथ ठाकुर, ओंकार नाथ ठाकुर, फिर ब्रैकेट में लिखो लखनऊ घराना, ब्रैकेट बंद कर दो। ओंकार नाथ ठाकुर लखनऊ घराना, ब्रैकेट बंद, के वायलिन वादक हैं, के वायलिन वादक हैं। एन राजम का नहीं पूछा गया था अभी तक, लेकिन ओंकार नाथ ठाकुर का आया हुआ है। ओंकार नाथ ठाकुर किस परिवार से थे? लखनऊ घराने से। संबंध किससे था? वायलिन वादक। वायलिन जानते ही हो, ये तो क्लासिकल है ना, वायलिन बजाना देखते ही हो। चलो अब आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो, नहीं अगला पॉइंट लिखो, दूल्हे खान व
दूल्हे खां व सखावत हुसैन, दूल्हे खां व सखावत हुसैन, कामा लगाओ, उसके आगे फिर लिखो लखनऊ घराने के सरोद वादक, ऐसे लिखना, सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं। ठीक है, बहुत नाम है, नहीं पता है ये सब, इसमें देखोगे मोबाइल में तो आ जाएगा, क्योंकि समय कम है, लिखवाना चाहता है। तो आगे लिखो, अगला पॉइंट में फिर लिखो रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ कामा व हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज के बांसुरी वादक हैं। चला ये तो खत्म हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज के बांसुरी वादक हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादक से। अगर डीडी नेशनल टीवी देखे होते तो जब कोई धारावाहिक आता था पहले, जब हम लोग थे छोटे तब बताएं, और धारावाहिक जब वो प्रचार नहीं आता तो बीच बीच में मिले सुर मेरा तुम्हारा एक आता था ना, फिर मिले फिर बने सुर हमारा, तो भारत देश की नदियों को दिखाया जाता था सीक्वेंस से, गंगा जी, यमुना जी, इनका सबका। तो उसी समय एक 60 साल के आसपास एक वृद्ध व्यक्ति आते थे बांसुरी बजाए, वही थे हरिप्रसाद चौरसिया। बात समझ रहे हो? नीचे लिख के आता था, लता जी का आता है, कौन से उनका भी आता था ना उसमें, पता नहीं क्या भारतीय राष्ट्रीय गान से संबंधित था। क्या करें? सरोद वादक है, सरोद वादक, सरोद वादक। देखो मैंने कहा ना, मोबाइल लिए हो, मैंने कहा तुम्हें लिखाना ज्यादा है, शहनाई वादक, सरोद वादक, वायलिन, सबका अंतर है, अलग अलग है। ठीक, लिख लो, बता दे रहे हैं। यही मैंने कहा क्लासिकल चीजें तेरी ज्यादा हावी हो गई, देखो अपने यहाँ की चीजें नहीं पता है ना। चलो लिख लो, बता क्या कहते हैं? मादर मने बजाना होता है, शहनाई अलग होती है। जैसे कि मैंने पूछा पखावज, जैसा हो, पखावज जानते हो क्या होता है? वो जो बता दिए, एक होता है मतलब उसको बजाने का होता है, वो उसकी आकृति कैसे होती है पखावज जानते हो? जब वो ढोल होती है, ढोल तो इधर से चमड़ा लगा होता है ढोल में, इधर से भी, लेकिन उसकी आकृति तो पूरी चौड़ी होती है ना। भाई ढोल तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे कर दो ऐसे, तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर, ऐसे बना होता है सिंपल। लेकिन जो पखावज का होता है ना, वो ऐसा समझो, ऐसे ऐसे, ठीक, फिर ऐसे कर दो, नहीं बन पा रहा है क्या, ऐसे फिर ऐसे, अब मिल जाए। अब ये ऐसे करके होता, ये लंबो हो गया ना, यहाँ पर इसके छल्ले लगे होते हैं बजाने के तरीके से, मतलब यहाँ बड़ा आगे जाके छोटा होता जाता है। ये तो हो गया पखावज। और उसके बाद जो तरीका है डांस करने का, वो जो मैंने बताया ना, महिलाएं होती हैं और लोग होते हैं, ये यही का है तो लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन अब इस वेस्टर्न समाज में सब भूल गए हैं लोग उसको। कभी कभी देखो भारत सरकार किसी को भारतनाट्यम के लिए अवार्ड देता है, तो आजकल के जो बच्चे हैं जिनको समझदारी समझ नहीं पाते, तो सोचते हैं कि अच्छा इसमें क्या रहा होगा कि इनको पद्म श्री दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, क्योंकि न अच्छा वो नाचेंगे, डांस करेंगे, है तो क्लासिकल भारतीय सभ्यता संबंधित, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही लोग कोई माइकल जैक्सन की तरह नाचने लगे तो ये होगा कि पक्का इसको ये अवार्ड पाने लायक है आदमी। लेकिन फिर देखते हो कि 3-4 जजेस बैठे होते हैं, उसके डांस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग को लगता है, जैसे मतलब बच्चों को लगता है बताओ इनको जज बना दिए, ये इनको समझ नहीं है, बताओ कितना बढ़िया डांस किया था। लेकिन उनको स्टेप पता है ना। कभी कभी जो आइडल वाइडल आता है, देखो हमें आपको लगता है सामने वाला बच्चा कितना अच्छा गा रहा है, लेकिन देखो जो जजेस बाद में कहते हैं कि बेटा तुम जब ये ऐसे कह रहे तो ऐसे नहीं कह रहे थे, तो ये तुम्हारी लाइन बड़ी गड़बड़ थी। सहानुभूति देते हैं, लेकिन जो नंबरिंग की बात आती है तो 8 नंबर ना, और वहीं तो जिसको तुम पसंद नहीं करते हो उसको 10 देते हैं, क्योंकि जैसा वो बनाया गया था स्टार्टिंग में उसको सीक्वेंस से गाया कौन, ये लय पकड़ने की बात होती है।
बात तुम्हारे पसंद करने से नहीं है, बात समझे कि नहीं? चलो, अरे काफी लोग को मिला है ना, अवार्ड मिलता है। आगे लिखो, क्या लिखे हो? अच्छा हाँ, बनारस अगला हेडिंग डालो, बनारस घराने के ख्याल वादक, बनारस घराने के ख्याल वादक। एक पहला लिखो पंडित राम सेवक मिश्रा, पंडित राम सेवक मिश्रा। दूसरा लिखो पंडित छन्नू लाल मिश्रा। दूसरा क्या है? छन्नू लाल मिश्रा। दो लोग हो गए। आगे लिखो अगला राजन साजन मिश्रा, ये अंडरलाइन कर लेना। राजन साजन का कई बार पूछा गया है। राजन साजन मिश्रा। अमरनाथ पशुपतिनाथ, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्रा। अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्रा। धर्मराज मिश्रा, धर्मराज मिश्रा। चलो ये इतना हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, बनारस घराने की ठुमरी ठप्पा गायिकाएं। बनारस घराने की, ऐसे लिखना, ठुमरी ठप्पा गायिकाएं। ठुमरी ठप्पा गायिकाएं। आगे गायिकाएं तो गाती थी। ठीक, देखो ये हेडिंग बन गई ना। अरे बच्चे ने पूछा एक बात पूछी थी, सिर्फ अखाड़ पर बता दिए थे। लड़के ने पूछा था बीच में कुछ लिख लिया हो ना, क्योंकि खत्म आज ही करना इसलिए बता रहे। इसने पूछा था कि सहोद क्या होता है। नहीं क्या बोले? सरोद। हाँ, सरोद क्या होता है? सिर्फ जो घंटा है उसी फर्क से वायलिन है। वायलिन को आजकल तुमने फिल्मों में देखा होगा, तो लेने देते हैं एक तरह से। अब उसको कुछ करते होते नहीं है, वो बजाते हैं। वो सही बजाने वाला तो पर्दे के पीछे बजाता है, वो वायलिन हो गई। वायलिन सभी लोग क्लासिकल है, जानते हो। सरोद का मतलब होता है सिर्फ वायलिन में ये चौड़ा होता है ना नीचे का, देखे हो ना, वायलिन का नीचे का चौड़ा, ऊपर ऐसे होता है, दोनों तरफ निकला होता है। सरोद में जैसे कोहड़ा होता है, घुघरवा कोहड़ा जानते हो गांव में? अरे जिसकी मथौरी दी जाती है। अरे कौन देश में रहते हो भाई, कोई जानते हो ना? अरे मम्मी से पूछो, बताएंगी, है ना। और उसके ऊपर क्या कहते हैं, सफेद कलर का वो पड़ा होता है, एक मतलब लेयर पड़ी होती है। अगर तुम्हारे सर में लग जाए तो सर के बाल पक जाते हैं, ऐसा मानना है। कभी देखना, चलो भैया कभी हमारे यहाँ चले आओ, हम दिखा देंगे तुमको। तो ऐसे कोहड़ा दो होते हैं, एक कोहड़ा होता है, हाँ मतलब उसमें दिया गया है। तो जैसे कोहड़ा नहीं होता, उसको काट डालो तो काटने के बाद गोल हो जाएगा, तो नीचे पूरी तरह से गोल होता है, फिर उसके ऊपर हल्का सा लंबा, लेकिन एक तरफ की पैरेलल लाइन सीधी होती है और एक तरफ आगे जाकर के कुछ ना कुछ बजाने वाला बना होता है। बात समझ रहे हो? एकदम डिट्टो गिटार तो नहीं होता, लेकिन मिलती जुलती उससे आकृति होती है, उसे क्या कहा जाता है? सरोद। बीड़ा अलग होता है। देखो बीड़ा की आकृति बहुत बड़ी होती है, उसे खड़ा करके नहीं बजाया जा सकता, बैठकर, क्योंकि वजन होता है। राइट हैंड में बीड़ा यहीं से स्टार्टिंग में छोटा होगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से इसकी आकृति लंबी होगी, लेकिन जब इससे आधे से जाएगा तो वो उसकी आकृति अपने आप बड़ी हो जाएगी। ठीक, और उसमें तीन, अब ये भी पट्टियां होती है गिनने वाली कि तीन होगी कि चार, वो अलग अलग चीजें बनी हुई है। अरे जब बजाता है उसके तो फिंगर अपने आप बैठ जाते हैं, तो अलग अलग है, पर थोड़ा थोड़ा सा है। जैसे बीन और बांसुरी, बांसुरी के दो तीन हैं उसमें। चलो, अरे थे सब गांव में, क्या खत्म हो गया धीरे धीरे। चलो क्या लिखो, क्या लिखे हो बताओ मैं। बनारस घराने के ठुमरी गायिकाएं, पहला लिखो, मतलब लिख के जाओ पॉइंट करके। सिद्धेश्वरी
सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी पहला, कामा लगाओ। गिरिजा देवी, गिरिजा देवी, और गिरिजा देवी का कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो याद है बता दे रहे हैं। आगे लिखो अगला, कृष्णा देवी, कृष्णा देवी 3 हो गया। बागेश्वरी देवी 4, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, कृष्णा देवी और बागेश्वरी देवी, कितने हुए 4। ज्यादातर अभी तक जो पूछा गया है कई बार गिरिजा देवी का, और एक बार जब जो हमने देखा है अभी तक सिद्धेश्वरी देवी का, इन दोनों लोगों का, और बागेश्वरी देवी का और कृष्णा देवी का भी नहीं पूछा गया है फिलहाल। चलो अब आगे लिखो, अगला एक पॉइंट लिखो ऐसे करके स्टार्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट में लिखो। केसरबाई, केसरबाई, केसरबाई कामा जानकी बाई, जानकी बाई, अब ब्रैकेट में लिखो, उनका एक नाम था छप्पन छुरी, ब्रैकेट बंद करो, जानकी बाई, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, छप्पन छुरी, ब्रैकेट बंद, ठीक। उसके आगे लिखो, आदि गायिकाएं प्रयागराज से संबंधित हैं, प्रयागराज से संबंधित है। फिर से मिला लो, केसरबाई कामा जानकी बाई, ठीक है, और जानकी बाई का उपनाम क्या था, छप्पन छुरी, रहने वाली कहाँ की थी, प्रयागराज की। लोअर का जो एग्जाम 2009 के आसपास पूछा गया था, पेपर में देखना, उसमें पूछा था निम्नलिखित में से छप्पन छुरी उपनाम किस गायिका का है, किसका है, जानकी बाई का, ठीक है। और अगला और दूसरा एक बार पूछा गया था कि छप्पन छुरी का मूल निवास अर्थात कहाँ से संबंधित थी, प्रयागराज। अब तो प्रयागराज लिखवा दी, उस समय आया था ऑप्शन में क्या, इलाहाबाद आया था ऑप्शन में, ठीक है। चलो अगला लिखो, हेडिंग डालो, लखनऊ घराने की ख्याल गायिकाएं। अच्छा ये बताओ, एक बार वो लिखे हो ना, बेटा तो काफी बड़ी कहाँ से मिला है, बनारस घराने के ठुमरी ठप्पा गायिकाएं 3 लोग, केसरबाई, लखनऊ घराने की ख्याल गायिकाएं, ठीक है, ठीक है, लिखो आगे। चंद्राबाई, चंद्राबाई, जसोबाई, चंद्राबाई, जसोबाई, जमसुखबाई, चंद्राबाई, जसोबाई, जमसुखबाई, धन्नोबाई आदि, ये किससे संबंधित थी, ख्याल गायिकाएं थी, कहाँ की, लखनऊ घराने की, ठीक। हाँ बस ऐसे मिला लेना, लखनऊ घराने की ख्याल गायिकाएं कौन कौन है, चंद्राबाई, जसोबाई और क्या लिखे, जमसुखबाई, धन्नोबाई, 4 लोग का नाम, ठीक। अब आगे लिखो, लखनऊ, ये कौन सा लिखे, लखनऊ घराना ना। अब लिखो अगली हेडिंग, लखनऊ घराने के ख्याल गायक, लखनऊ घराने के ख्याल गायक, लखनऊ घराने के ख्याल गायक। ख्याल गायक में पहला लिखो, सूरज खां, पहला क्या होगा, सूरज खां, मतलब उसे लिखते जाओ स्टेटमेंट में, चांद खां, नवाब कासिम, नवाब कासिम, बस 3 लोग का पूछता है। अब एक काम करो, जहां लिखे हो
एक जगह लिखे हो ना, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी और कृष्णा देवी। उसके ऊपर किस हेडिंग में लिखे हो? हेडिंग में क्या डाले हो? ठुमरी ठप्पा। वहां से ठप्पा काट दो बस, तो कौन सा हो जाएगा? ठुमरी गायिकाएं, क्योंकि ज्यादा प्रसिद्धि इसमें थी। ठप्पा वहीं से क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा? ये ठुमरी गायिकाएं। इनमें इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। किताब में न जाओ ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा जब ज्यादा ये हो जाएगी, तैयारी हो जाएगा, तो ये सही कर लोगे कि किताबों में क्या है। ठप्पा काट करके क्या लिखोगे? ठुमरी है, ठुमरी गायिकाएं। अब अगली हेडिंग डालो, तो अपने हिसाब से लिखा दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया बाणी की किताब है, ऐसे जज कर लिया करो। एक तुम्हारे पास लूसेंट है, एक है बाणी की किताब। बाणी की किताब में स्पष्ट लिखा है कि भारत देश का पहला बजट 18 दिसंबर 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। पढ़ लेना, बाणी में है। ये 101% डाटा गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर इतिहास पढ़ोगे तो जेम्स विल्सन एक बिजनेसमैन था। वो भारत देश उस समय आया था जब भारत देश में गर्मी पड़ रही थी। यह है एनसीईआरटी में। अब बताओ, तुम एक लॉजिक लगाने वाली बात बता रहे हैं, क्वेश्चन लॉजिक लगाया जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब बताओ, भारत देश दिसंबर में कब ठंडी और गर्मी होती है? दिल्ली में बजट प्रस्तुत किया गया, दिल्ली में गर्मी कब पड़ती है? अप्रैल में ना। तो दिसंबर डाटा उसमें गलत है। तो सही डेट क्या थी? 7 अप्रैल 1860। 7 अप्रैल 1860। 7 अप्रैल 7 अप्रैल है, और सही क्या है उसका? 1860। जेम्स विल्सन, ये डेट सही है। उसमें कई जगह गलत है। जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक की स्थापना पढ़ लेना, वो भी डाटा उसका गलत है। ऐसे ये रिसोर्स जो हम बता रहे थे, ठप्पा गायन में, ठुमरी में तो बात समझ में आई, ठप्पा में छोटी मैना बड़ी मैना है। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी नहीं है। ये है, हो सकता है कोई किताब मिले, अगर मार्केट से खरीदते तो ध्यान देना, तो डाटा लिख रहे हो तो मिला लेना। छोटी मैना, बड़ी मैना, ये किसमें है? ठुमरी ठप्पा में। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी स्पेशली ठुमरी से थी। ठप्पा से उनका लेना देना नहीं था। अब किताब में जो भी छपा हो, और ज्यादा ज्ञान के लिए, ज्यादा अगर क्लियर करना हो, क्लियरिफाई करना हो, तो आयोग के आए हुए क्वेश्चन को उसके द्वारा राइट किया गया आंसर मिला लेना। इसीलिए कभी कभी हमारी किताब में पढ़ा आयोग के आंसर से कभी मैच नहीं करता, और हम लोग सोचते हैं बताएंगे, पर क्या बताओगे? कोई आज तक उसका नहीं बना पाया। 1926 में स्थापना हुई थी आयोग की, 2023 लगा 200 साल होने वाला है ना। 1926 से 2023, 100 साल तक में बात कोई कुछ नहीं बता पाया। तो आप लोग, हम लोग क्या बताएंगे? बात समझे कि नहीं? ये मार्केट में खरीदने के तरीके होते हैं। अब आगे लिखो, क्या लिखाना है? और वहां से ठप्पा काट देना, क्या होगा? ठुमरी। अब लिखो, बनारस घराने की ठुमरी ठप्पा गायिकाएं। बनारस घराने की ठुमरी ठप्पा गायिकाएं, जिनको दोनों में प्रसिद्धि मिली थी। बनारस घराने की ठुमरी ठप्पा गायिकाएं। पहला लिखो छोटी मैना, बड़ी मैना। छोटी मैना, बड़ी मैना कई बार पूछा गया है तुम्हारा। क्या कह रहे? हाँ, ये तो मिला नहीं, लेकिन लगता तो है। लॉजिक अगर लगाए हो तो हो सकता है सही हो। छोटी मैना, बड़ी मैना, ठीक, लेकिन संबंधित दोनों लोग। कभी ऐसा होता है बहन होती तो रख लेते हैं, या पहले जैसे कि पहले का सुपरस्टार है जूनियर NTR, और एक NTR हुआ है ना दक्षिण में, तो वो जो पहले था सुपरस्टार उसे क्या कहा गया? NTR, और जो उसके नक्शे कदम पर चलने लगा तो जूनियर NTR हुआ। तो वैसे ये है, लेकिन कहा जाता है जब तक अपनी आंखों से देख करके, कानों से सुनकर ना, मतलब कुल मिलाकर अपनी नजरों से देखकर पढ़े हो, तब तक मानना नहीं चाहिए। ऑथेंटिक वही माना जाता है जो कहीं किताब में। और ये अगर मान लो मोबाइल में देख लिए हो, तो मोबाइल को ले जाकर किसी कोर्ट में रीड नहीं कर सकते हो कि वहां पे लिखा था कि छोटी मैना, बड़ी मैना बहन बहन है, तो कहेगा पूछो उनसे। एक और बात बता दें, लाइव हो सकता है कि हम लोग का वीडियो लाइव जाए तो पूरा भी लगे किसी को। एक किताब आती है अंकित भाटी की, UP SSSC पेट करके लिखे हैं, किसी टीचर को कहना नहीं चाहिए। अंकित भाटी की एक किताब आई थी UP SSSC पेट,
उसमें मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने जब इकोनॉमिक्स का सेगमेंट देखा था तो हर चौथी लाइन उनकी गलत थी। ना तो उन्होंने जीएसटी का स्लैब कायदे से बनाया, एक डाटा। दूसरा, उसमें देखना उन्होंने म्यांमार की एक सीमा निर्धारित की है भारत देश कि म्यांमार जो देश है, म्यांमार जानते हो ना, बर्मा जो पहले था, उसकी सीमा किन किन देशों से मिलती है। उन्होंने 2 देश को ऐसा उसमें घुसेड़ दिया है कि उसका दूर दूर तक उससे कोई इतिहास नहीं है। नाम मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि उनकी किताब मैंने पढ़ा था, तो ये गलत है। मार्केट में चाहे जिसकी किताब आए, डाटा सही होना चाहिए। इसीलिए बार बार आयोग रिकमेंड काहे करता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, इसलिए कि एनसीईआरटी उसके द्वारा छापी गई है, उसके लोगों के द्वारा उसको फिल्टर किया गया है। उसमें के डाटा से अगर एनसीईआरटी में लिखा है आज मंगलवार है तो तुम चिल्लाओ चाहे जितना, सोमवार नहीं होगा, मंगलवार तुम सही कर दो, नंबर पास होगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार को ही मंगलवार डालेगा ना, सोमवार को थोड़ी ना डाल देगा। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। स्टार्टिंग का समय है, इसलिए बार बार कह रहे हैं पढ़ लो। ये छोटी छोटी आती है 25-25 पन्ने की, बिजनेस पन्ने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, उसमें का सही होता है। चलो आगे लिखो, क्या लिखे होता है? ठुमरी ठप्पा लिख रहे हो ना? ठुमरी ठप्पा में बड़ी मैना और क्या लिखे हो? छोटी मैना, कामा लगा दो। उसके बाद लिखो रसूलन बाई, रसूलन बाई, रसूलन बाई। आगे लिखो 3 हो गया। सरस्वती देवी, विद्याधर देवी, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी, मोती केसर, मोती केसर आदि। ठीक, मोती केसर आदि ये नाम है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई। हालांकि 4-5 जो नाम हमें याद थे लिखवा दिए, लेकिन इससे ज्यादा बहुत नाम है, लेकिन इसी में से घुमा कर पूछता है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है उसी में से पूछेगा ना, वो कहीं नया तो बनाएगा नहीं। ठीक, अब आगे लिखो। और क्या बचा है तुम्हारा? ख्याल गायकी का हो गया है। एक स्टेटमेंट लिखो ऐसे लंबा। आए क्या करें? रामपुर, रामपुर घराना। अच्छा लिखवा दे रहे। सोच रहे हैं ना कि बनारस आज तुम्हारा 3 बजेगा तो समझ लो हमारा भी 3 बज जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि 2 ही क्लासें भाई देखिए कटा है ना। आर्ट एंड कल्चर कितना दिया जाएगा, जोग्राफिकल जो उत्तर प्रदेश का है इतना, हिस्ट्री का इतना, पढ़ने के लिए बहुत सारी कोशिश करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कि इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास हम होता नहीं लगेगी, लग जाए इस बात की बात है। देखते हैं। तो रामपुर घराना है, किराना घराना है। किराना घराना कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर। चलो आगे लिखो। क्या कुछ बताने वाले थे आप? दिमाग में आपका नोट में कहे थे ना, लिखो एक स्टेटमेंट लिखो। दक्षिण भारत, स्टेटमेंट है लंबा सा नोट में। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली, दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय, दक्षिण में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाने का कार्य किराना घराने के अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान द्वारा किया गया। एक स्टेटमेंट है, ठीक लिख लिए ना। देखो भारत देश के सभी स्टेट के लोगों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है, न हमारी ही मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसे से कुछ स्टेट है वहां पे चले जाओ तो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, वो अपने अलग स्टेट की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ
कि अगर पूछा जाए, हिंदुस्तान का मतलब जान रहे हो ना पूरा भारत, अब हिंदुस्तानी शैली को दक्षिण भारत में जहां पर इसे लोकप्रिय नहीं माना गया वहां पर पहुंचाने का काम किसने किया कि वहां के लोग इसको मानने लगे? अब्दुल करीम खान ने, अगर पूछा जाए। ये लिखवाने का मेन मतलब ये था। ठीक, चलो अब आगे लिखो। कितने हो गए? ये पेज कितना हुआ है? काफी तो लाए ही हो, है ना? देखो कितने पेज लिखे हो, बहुत ज्यादा ना होने। तब उस दिन का उस दिन कितना हुआ था? चलो अब लिखो, बात बहुत है। अब भैया वो बच्चा पूछ रहा था किराना घराने का ना, आपने पूछा था रामपुर घराने का। देखो एक काम करो, 2:30 बज गया है, एक मार्केट में चले जाना तो कोई पतली उत्तर प्रदेश की उससे कह देना किताब दे दो, पतली बहुत छोटी सी, 20 से 25 पेज हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि अभी रामपुर है, उसके बाद किराना है, मेरे का समय खत्म हो जाएगा। तो उसमें आपके लिए एक पन्ना रहेगा, अब आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी उसमें से कम आता है। और अगर समय मिला, किसी दिन लग गई क्लास, तो सब इकट्ठा करके बटोर लिखवा दो, ठीक। लेकिन अभी तो जरूरी है। अब एक काम करो और लिखो, प्रदेश के प्रमुख, जो जरूरी है, और जितना लिखे उसी से 2 प्रश्न फंस जाएगा। प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, लिख लिए ना। अब नीचे उसके लिखो एक और, पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। सबसे ऊपर हेडिंग बनी प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, ठीक। अब नीचे क्या बना? पूर्वांचल क्षेत्र के, क्या लिखे हो? लोकगीत, है ना। तो पूर्वांचल में कौन कौन, हेडिंग बन गई। अब उसके नीचे लिखो कि पूर्वांचल में कौन कौन सा आता है। लिखो पूर्वांचल में मनाते क्या है? कजरी, कजरी कजरी कजरी, चौलर, ऐसे कजरी चौलर। देखते जाना, दरअसल पूछते हैं कजरी कहाँ का लोग प्रसिद्ध लोक गीत है। कजरी, चौलर, कराही, कामा लगाते जाना, चौलर कराही, 2-3 हो गया। उसके आगे लिखो पूर्वी, पूर्वी अकेले मतलब पूर्वी कामा, अरे इसे पूर्वी एक चलता है वहां पे, पूर्वी ऐसे। कहरवा, कामा लगा के लिखो, कहरवा, सोहनी, कहरवा, सोहनी, कामा। जो पूछते हैं वही लिखो, ज्यादा नहीं। दादरा, नटका, कामा लगाते जाना, दादरा, दादरा तो पूछा है कई बार। दादरा कहाँ का लोकगीत है? पूर्वांचल का, पूर्व क्षेत्र का, ही लिखे हो। दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, झूमर, झूला, चैता, चैता चैत्र मास में मनाया जाता है फसल कटने पर। चैता, फगुआ, चैता फगुआ कितने हो गए? विदेशिया, विदेशिया, विदेशिया ऐसे लिखो, विदेशिया, ठीक। और विदेशिया जानते हो क्यों मनाया जाता है? अरे शादीशुदा महिला का जब पति परदेश चला जाता है तो एक त्योहार तरह से मनाते हैं, महिलाएं इकट्ठा होकर के गाना गाते हैं, जो मतलब उसमें दर्द भरा गाना हो पति के लिए, वही होता है विदेशिया। कितने हो गए देखो? ये सब गाँव घर से संपर्क नहीं है, तुम लोग का एकदम कनेक्शन कटा हुआ है। कितने हो गए हैं? एक गायक और इनकी यहाँ हो गया। एक बात कहते हैं जोगीरा,
पूर्वांचल के ही तो हैं सब, बस बस इतना ही। अब इसमें से ज्यादा जो पूछा जाता है, एक क्या होता है बधाई गीत, और लिख लो बधाई बधाई बधाई। दो तीन चीजें हैं, जैसे अपने यहाँ सोहर होता है, तो ये इधर सोहर होता है ना, बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में सोहर होता है, और कहीं वहां पे सोहर होता है, लेकिन एक होता है बधाई गीत। अब अयोध्या में बधाई गीत का नाम लोगे तो रामचंद्र जी के जन्म के समय की कहानी होती है, और आम बच्चा नॉर्मली कोई पैदा होता है तो सोहर होता है, लेकिन अलग अलग है। अवध का अलग है, पूर्वांचल का अलग है, बुंदेलखंड का मतलब अलग होता है। मतलब हर जगह की बात देखो एक पता है। एक होता है डोम, डोम का नाम सुने हो? अरे एक डोम मतलब एक नाच होता है, डोम नृत्य होता है, डोम समाज द्वारा किया जाता है। अब डोम कौन होता है? ऐसा आदमी कि जो समझो कोई आदमी मर जाए, और जब तुम वहां जाते हो, कहाँ मतलब तीरे जब जाते हो, गंगा तीरे फूकने के लिए कहीं जाओ, तो तुम्हें वहां एक आदमी मिलेगा जिसको पैसा दिया जाता है। अब तो टेक्निकल है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में डाले काम तमाम तुम्हारा, है ना। आदमी को जलाने की भी फुर्सत नहीं है कि आदमी रो रो के जलाए बैठ करके कि चलो कितने दिन तक हमारे साथ में था, कोई मतलब नहीं। घड़ी देखता है आदमी, आधे घंटे में काम हो जाए, 1 घंटे के बाद हमारे लिए मीटिंग है। इंसान इंसान नहीं, जानवर से भी बेकार हो गया है, उसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। एक होता है डोम, इसी को लिखवा देंगे। एक डोम का मतलब होता है जो पैसा दे करके लोगों को आग देता है जलाने के लिए, मतलब पैसा ना कहो, कर लेकर के किसी भी लाश को जलाने के लिए जो आग देता है उसे क्या कहा जाता है? डोम। एक ये अपने यहाँ की भाषा है, ठीक। अब एक डोम कच नाट्य होता है, नाटक, तो उसे करता कौन है? डोम ही करेगा। नाटक जो करेगा तो कौन करेगा? डोम। तो कहा जाता है कि डोम जो होता है, एक नाटक होता है, नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है? तो डोमों के द्वारा। तो डोम हुआ कौन? कर लेकर के अग्नि देने वाला, जलाने के लिए, तो डोम हो गया। खत्म करो कहानियां। पूर्वांचल चले जाओ, देखो अलग अलग भाषा, अलग अलग चीजें हैं। पूर्वांचल में एकदम उत्तर प्रदेश के एकदम किनारे चले जाओ, देवरिया, और आगे डाक जाओगे तो गोपालगंज पहुंच जाओगे, उधर बलिया के बाद छपारा लगने लगेगा। वहां जाओगे तो एक होता है डोम कच्छ होता है, अपने यहाँ उसे कच्छ कहते हैं। डोम, वहां डोम कच्छ का मतलब क्या हो जानते हो? किसी भी महिला की जिसकी शादी होने वाली हो और बारात समझ लो आ गई हो, वो होता है ना, बारात आ जाती है, तो जो उस बच्ची को, उस लड़की को, उस महिला को जिस स्थान पर रखा जाता है वहां को पुरुषों का जाना वर्जित होता है। उस स्थान पर पुरुष नहीं जा सकता। कौन रहेगा? उस बच्ची, उस महिला की सहेलियां। तो उस उतनी एरिया को क्या कहा जाता है? डोम कच्छ कहा जाता है। किस भाषा में? भोजपुरी भाषा में। अगर यही लाइन अभी लिखो तो भोजपुरी में डोम कच्छ की डेफिनेशन को 20 शब्दों में लिखो। इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारा मेंस 400 नंबर का उत्तर प्रदेश हो गया है। ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न आएंगे। डोम के विषय में क्या समझते थे? डोम का मतलब वो हुआ, यहाँ पर डोम का मतलब ये हुआ कि डोम नृत्य का मतलब जो डोमों के द्वारा किया गया कोई डांस। वहां डोम का मतलब होता है नई, मतलब वही शादी के समय बच्ची जहां पर रहती है वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित। शादी के समय जहां पर पुरुषों का जाना वर्जित हो, जहां पर शादी होने वाली बच्ची रहती है, लड़की रहती है, उसे क्या कहेंगे? डोम कच्छ कहते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक। अरे अब चलो आगे लिख लो। अलग अलग, यही तो रोज उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में रोज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। चलो ये हो गया है। ये इतना देखो भैया, कजरी पूछा गया है, अगुआ है, 2 हो गया है, चैता है, ये 3-4 है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक। आप इसमें और आगे लिख लो, बिरहा। बिरहा लिखे हो कि नहीं? इसमें लिख लिए हो ना, बस। अब इसके आगे, अब ज्यादा नहीं, इसमें आगे लिखो, एक लाइन लिखो, ऐसा लिख लो, बिरहा। एक बार पूछा गया, बिरहा नहीं, बिरहा नहीं, बिरहा उसमें लिख लियो ना, कजरी लिखो, बिरहा काटो, कजरी। कजरी विशेष रूप से, कजरी विशेष रूप से मिर्जापुर और वाराणसी
कजरी विशेष रूप से मिर्जापुर और वाराणसी में मनाया जाता है। अगर मान लो स्पेशली पूछ ले तो कजरी विशेष रूप से वाराणसी और मिर्जापुर में मनाया जाता है। और ऑर्डिनरी ऐसे पूछेगा तो कहाँ का है? पूर्वांचल का है। लेकिन मान लो ना दे, पूर्वांचल लिखा रहे ऑप्शन में कजरी ये दे दे तो फिर फंस जाएगा मामला। ठीक, आगे लिखो अवध क्षेत्र, अगली हेडिंग डालो अवध क्षेत्र के लोकगीत। अवध क्षेत्र के लोकगीत। अवध मतलब जानते हो? अरे अवध यही लखनऊ, फैजाबाद, ये सीतापुर, तुम्हारा भी तो आता रहा होगा इस्लामाबाद, यही बीच संयुक्त प्रांत है, उसी का 3-4 बार नाम बदला ना। उत्तर प्रांत, संयुक्त प्रांत, अवध, सब नवाबों अंग्रेजों के द्वारा चेंज होता रहा। तो ये क्या है? अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में पहला लिखो अवध क्षेत्र के लोकगीत लिखो ना हेडिंग में, उसके नीचे लिखो बधाई, बधाई, सावनी, और सावन में होता है सावनी, फाग, भाषा का फर्क है। फाग वहां क्या कहा गया? फगुआ। यहाँ क्या कहा जाता है? फाग। कामा लगाओ। झूला, अयोध्या में कौन होता है? पचरा। झूला कामा पचरा, कितने हो गए? सोहर, सोहर, संस्कार, कव्वाली आदि। सोहर, संस्कार, कव्वाली, कामा लगा लिया हो ना, ये से पूछा जाता है। ठीक, बस बधाई के लिए तो अवध में कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में बधाई गीत जो बजते हैं। और संस्कार का मतलब जानते हो, अपने यहाँ पूजा पाठ होता है, वही अवध में रहते हैं, जो हमारे यहाँ दिखाई पड़ेगा वही चीजें जो होती हैं। ठीक, जैसे रामायण होता है उसमें कई चीजें पढ़ी जाती हैं। ये अवध का हो गया। और कौन बचा? आगे लिखो ब्रज। जो हो गया है ना, पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया, अगला ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। ब्रज क्षेत्र में है पहला होरी, होली नहीं होरी लिखना, होरी। ठीक, आगे चाहे तो लिख लो झूला। ठीक, झूला। ठीक, अब रुको, अगर आयोग पूछेगा निम्नलिखित में से झूला कहाँ का लोकगीत है, तो ये जान लेना कि उसमें ऑप्शन में अयोध्या नहीं होगा। ठीक, एक चीज, अगर झूला पूछेगा तो या तो एक ऑप्शन उसमें कजरी डाल देगा। ठीक, सॉरी क्या कहते हैं, ये कहाँ लिखे हो? ब्रज का। ब्रज डालेगा तो अवध नहीं डालेगा, क्योंकि झूला वहां पर भी होता है। रामचंद्र जी का रामनवमी में झूला होता है ना, वहां पे उनके पालने के लिए जो मनाया कुछ करते हैं। और यहाँ पर मथुरा में तो दोनों को काट करके डालेगा। अगर झूला पूछा तो एक को आउट कर देगा, एक अवध नहीं रहेगा, या फिर जिले वाइज पूछेगा तो मथुरा डालेगा तो अयोध्या नहीं होगा, और अयोध्या रहेगा तो मथुरा नहीं रहेगा। क्योंकि कहानी रामलीला और रासलीला की है ना। रासलीला कहाँ का है? मथुरा का। रामलीला कहाँ हुई? भगवान रामचंद्र के। और रासलीला भगवान श्री कृष्ण के। कहा जाता है पूरे जीवन काल में, कृष्ण भगवान के पूरे जीवन काल में किए गए कार्य को कहा गया रासलीला, और भगवान रामचंद्र के पूरे जीवन काल को कहा गया रामलीला। ठीक, दोनों भगवान एक ही थे, लेकिन कार्य के तरीके दोनों अलग थे, नाम अलग। ठीक है, रासलीला कहाँ होती है? मथुरा में। रामलीला कहाँ होगी? अयोध्या। आगे लिखो, क्या लिखे हो इसमें? ब्रज का है ना, ब्रज में क्या लिखे हो? झूला, होरी, रसिया, रसिया कामा ब्रज मल्हार, ऐसे लिखना, ब्रज मल्हार। ब्रज मल्हार कितने हो गए?
ब्रज मल्हार, एक होता है पटका, पटका एक बार पेपर में आया था, समाज गायन, पटका कामा लगा के क्या लिखना, समाज गायन, ये दोनों फिर कामा लगाना समाज गायन लिखने के बाद। ये कहाँ का है, ब्रज का। तुम्हारा पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया, ब्रज हो गया, और क्या बचा, कितने क्षेत्र हैं और तो होगा, बुंदेलखंड भी तो होगा ना। अगला डालो बुंदेलखंड के लोकगीत, पश्चिम बस इतने तो हैं। बुंदेलखंड के बुंदेलखंड में लिखो चंगेलिया, ऐसे करके चंगेलिया, क्योंकि उधर जनजातियां पाई जाती हैं, उनके गीत भी वैसे होंगे। चंगेलिया, एक भीमराई, ऐसे भीमराई, दो भीमरिया जाती है ना वहां, भीमराई दो हो गया, और कुहाई, कुहाई नहीं है, कुमाई है, लिखने से ऐसे लिखना, कुमाई तीन हो गया, ये तीनों पूछे गए हैं। अब आगे एक और लिख लो, आल्हा, आल्हा, राछड़ा, फिर कामा लगाना, वो अलग अलग है, ऐसे लिखना, आल्हा, राछड़ा, ऐसे ये वाला छा लिखना, इसलिए कि जनजातियों में अंधविश्वास का हिसाब किताब होता है, तो बहुत शुद्ध अक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन सा होगा, राछड़ा, ठीक। कामा लगाओ, कितने हो गए इसमें, 5 कितने हो गए। हरदौल लिखो, हरदौला लिखते हैं फिलहाल, वो हरदौल कहते हैं, हरदौला, ऐसे हरदौला इनके यहाँ आदि, बस। अब ये जो लिखे हो, पहला क्या लिखे थे, भीमराई और चंगेलिया, यही बार बार घुमा घुमा के पूछा, ठीक है। ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का। और आगे लिखो, एक अगला डाल लो, पश्चिमी क्षेत्र, एक ही बचा है, पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत, पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत, वहां पे दो ही होते हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। एक होता है रागिनी और दूसरा ढोला, रागिनी, दूसरा ढोला, ढोला, और तीसरा लिख लो लावनी, ऐसे लावनी। ये आईएएस से पूछा था, बाद में सही किया था उसने, तो नोट कर लिए थे हम। लावनी, गुजरी, लावनी, गुजरी, और एक है बन्ना, बस। लावनी, गुजरी, बन्ना। स्टार्टिंग में जो रागिनी है ये पूछा गया है कई बार, बहुत ज्यादा नहीं पूछता इधर उधर करके, ठीक। ये हो गया तुम्हारे लोकगीत हो गए पूरे उत्तर प्रदेश के। अब हेडिंग डालो अगली, प्रदेश के लोक नृत्य, प्रदेश के लोक नृत्य, प्रदेश के लोक नृत्य, इसमें भी कई हैं। पहला लिखो, एक पहले एक लाइन लिखो, प्रदेश के लोक नृत्य, एक लाइन पहले स्टेटमेंट लिखो, प्रदेश का एकमात्र, हेडिंग डाले हो प्रदेश के लोक नृत्य, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखो ऐसे, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, कथक है, ठीक। अब प्रश्न बना, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, कथक। जैसे कभी कभी पूछता है भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है,
और अमेरिका का बेसबॉल ना, बेसबॉल बेसबॉल भाई जानते हो कैसे होता है? नहीं देखे हो? बेसबॉल और बैट सेम कहानी है। देखो पता ही दे। देखो क्रिकेट के जनक कौन रहे? अंग्रेज, यही तो। और अमेरिका भी कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो सभी कंट्रियों ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो अमेरिका ने कहा हमें क्रिकेट नहीं खेलना। क्यों? क्योंकि क्रिकेट किसकी देन है? अमेरिका की। और अमेरिका को प्रशासन किसका रहा? ब्रिटेन का। उसने कहा हमारे दुश्मन के द्वारा तैयार किया गया खेल है ना, हम इसको नहीं खेलेंगे। तो उसने क्या बनाया? बेसबॉल। अब बेसबॉल की कहानी सेम है। बात यह है इसके, अब इसका क्राइटेरिया ऐसे होता है ना बल्ले का, ऐसे मुखिया लगा दिए, ठीक। अब ये यहाँ से इतना चौड़ा हो जाता है कि गेंदे से खेला जाता है बॉल से, लेकिन इसमें है ऐसे ही सेम होता है, लेकिन ये इस तरह का नहीं, ऐसे ऐसे करके होता है। और ये जो ऐसे नहीं होकर उसका इतना बड़ा होता है। कहने का मतलब है चौड़ाई उसकी कम होती है, इतनी नहीं, इतनी। और इसको जो ये वर्गाकार करते नहीं उसे ऐसे, और खेलते हो भी बॉल से हैं। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने अपने क्रोध को दर्शाया कि तुम हमारे राजा थे किसी जमाने में, जबरदस्ती गुलामी हमसे कराए, तो तुम्हारे द्वारा आविष्कार किया गया, हम क्यों अडॉप्ट करें? भारत देश को सही लगता है करें, उनको सही नहीं लगा। बेसबॉल उसी को कहते हैं, वो बेसबॉल खेलते हैं। भारत देश में देखो राष्ट्रमंडल खेल है, एक बात बोला जाता है ना, कॉमनवेल्थ, क्या कहे उसे? कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल खेल में वही देश सदस्य बनते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे। ये तो पढ़े हो। वर्तमान करंट में उसमें 53 देश हो गए हैं, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं आता। जबकि उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि राष्ट्रमंडल खेल में, या खेल छोड़ो, राष्ट्रमंडल जो बना हुआ है एसोसिएशन, उसके मेंबर वही होंगे जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मैं उनकी गुलामी नहीं मानता कि मैं कभी उनका गुलाम था। बात समझे कि नहीं? लेकिन भारत है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि अंग्रेजों के द्वारा आजाद किए गए देश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल में। वही तो कह रहे ना, अंग्रेजों के कभी गुलाम थे वो। एक डेफिनेशन है कि अंग्रेजों द्वारा आजाद किए गए देश को क्या कहेंगे? राष्ट्रमंडल। चलो आगे लिखो। क्या लिखे? क्या शास्त्रीय नृत्य लिखे हो ना, कथक है, ठीक है। अच्छा लिखो, उसके नीचे एक लाइन और लिख लो। कथक के लिए 2 घराने प्रसिद्ध हैं। कथक के लिए 2 घराने प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 बनारस घराना, दूसरा लखनऊ घराना। बनारस घराना और लखनऊ घराना, ठीक। अब अगली हेडिंग डालो, लखनऊ घराने के, अगली हेडिंग डालो, लखनऊ घराने के कथक नर्तक। लखनऊ घराने के कथक नर्तक, अर्थात जो थे, नाचने वाले नहीं कहेंगे भाई, जो डांस जो करते थे वही समझो, नर्तक, ठीक। अब उसके नीचे नंबर एक करके नहीं, ये हेडिंग बनी है ना तुम्हारी। अब उसके नीचे लिखो बिंदादीन महाराज। बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज। हेडिंग स्टार्टिंग में बनेगी लखनऊ घराने के कथक नर्तक। हेडिंग नीचे लिखोगे बिंदादीन महाराज, शंभू जी महाराज, 2 लोग हो गए, इनको ज्यादा पूछता है। और आगे लिखो अगला, लच्छू महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, बिरजू महाराज। उर्मिला शर्मा, शैलेजा सिंह, उर्मिला शर्मा,
शैलजा सिंह इत्यादि। ठीक, अब इसमें जो अभी तक पूछा गया है, तो ये स्टार्टिंग के जो किनका नाम लिखे हो, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, इन्हीं सब का पूछा गया है। अब ये उर्मिला सिंह का और शैलजा सिंह, उर्मिला शर्मा का और शैलजा सिंह का, ये कारण ये है कि 2010 के बाद दरअसल आईएएस वाला पेपर देखो, तो वो दरअसल आईएएस की कंडीशन ये है ना कि वो पूछता है जो तुमको डिक्टो न पता हो, रहेगी कहानी वहीं से, लेकिन उन नामों को मेंशन करेगा जो कभी तुम जिंदगी में ना सुने हो। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, विद्यादीन, एनीवन, ये सब नाम सभी जानते हैं। उसने उठा करके शैलजा सिंह, उर्मिला सिंह। अब बताओ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहा एक लाइन लिख जाए, भारत देश की सुपर डांसर, ठीक, कथक, एक तो ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा सिंगर, गायक, मतलब मिला करके पूछता है और दिमाग तुम्हारा तक ही चला जाए। वैसे जैसे ये बात ममता शर्मा को पूछा था, निम्नलिखित में से ममता शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे एक ममता शर्मा गायिका है तो गाना गाती है, और एक ममता शर्मा उसमें महिला आयोग की चेयरमैन हुई थी, तो सही कौन सा हुआ था? महिला आयोग की चेयरमैन। बीएड के एग्जाम में पूछा था मोनालिसा किस लिए प्रसिद्ध है? लियो दा विंची इंग्लैंड का रहने वाला था, मोनालिसा की पेंटिंग है, समझ रहे हो? उसमें एक था कि एक अभिनेत्री का नाम है जो पूरब में और साउथ में काम करती है, वो लाए, ऑप्शन आएगा मोनालिसा किसके लिए है? लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, और इंग्लैंड वहां का रहने वाला था, इटली का, उसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, और पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है कौन सी? मोनालिसा की। राइटर कौन था? लियोनार्डो। चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंची। रहने वाला कहाँ का था? इटली का। क्या करें, बहुत पूछा जाता है लियोनार्डो दा विंची का बहुत कोई कलाकृति बताओ। जैसे परसों उसने पूछा, हमने पूछा था पिछली क्लास में कि उत्तर प्रदेश के स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? अशोक का स्तंभ। उससे बड़ा कौन सा उदाहरण? सारनाथ में जो, उससे बड़ा कोई नहीं है। चलो आगे लिखो, क्या लिखे हो? अब लिखो, बनारस घराने के कथक नर्तक, बनारस घराने के कथक नर्तक, लखनऊ वाले लिख लिए थे, बनारस के लिखो, पंडित शिवनंदन मिश्रा, पंडित शिवनंदन मिश्रा, फिर कामा लगाओ, फिर बड़े रामदास, पंडित शिवनंदन मिश्रा बनारस वाले में ना, कामा, फिर बड़े रामदास, फिर छोटे रामदास, बड़े रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्रा, हरिशंकर मिश्रा, गोपी कृष्ण चौबे, गोपी कृष्ण चौबे, इसको अंडरलाइन कर लेना। नियर अबाउट परीक्षाओं में 2-3 बार का नाम पूछा गया, किससे संबंधित है? बनारस घराने के कथक डांसर हैं, क्या नाम? गोपी कृष्ण चौबे। ठीक, क्योंकि ये छोटे महाराज बड़े महाराज हो गया कई बार, रामदास और ये। चलो आगे लिख लो, उदय शंकर, महादेव मिश्रा, उदय शंकर, महादेव मिश्रा, एक महिला थी सितारा देवी, लिख लो, सितारा देवी आदि, ये कथक नर्तक। एक, अब अगली हेडिंग डालो, प्रदेश के प्रमुख, तब डाले तो होगा, क्या लिखे हो स्टार्टिंग में? लोक नृत्य ना, बस उसी में आ जाएगा। अब हेडिंग डालो, हो जाए उसी में, बुंदेलखंड के लोक नृत्य, हेडिंग डालो, बुंदेलखंड के लोक नृत्य। अब ऐसे लिखो, चंगेलिया, ऐसे, कामा,
फिर लिखो शैतान, ऐसे करके। चंदेलिया बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड के लोक नृत्य, उसके नीचे लिखो चंदेलिया, शैतान, जवारा, जवारा, और क्या लिखेंगे ढिमराई ना, लिख लो। गीत तो वो डांस दोनों है। अगला क्या लिखोगे ढिमराई, और उसी जगह कामा करके लिखो ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य, ब्रैकेट में लिखो पुत्र, आगे लिखो इसी ब्रैकेट में लिखना पुत्र जन्मोत्सव पर, ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर, ब्रैकेट बंद कर लो। समझ में आया? कहाँ कहाँ बधाई होती है, यहाँ सोहर हुआ, बुंदेलखंड में क्या हुआ ख्याल। देखो शब्दों का फेर है। अगर तुमसे पूछा जाए बुंदेलखंड की भाषा में ख्याल का मतलब क्या हुआ, ख्याल, बात समझे? तो वहां का मतलब यहाँ का सोहर और उधर का बधाई और उधर का ख्याल। अरे बतिया देखे हुई, यहाँ लड़का हुआ तो सोहर गाए, पूर्वांचल में बच्चा हुआ तो बधाई में सोहर गाए, बात समझो। इधर ख्याल कहने का मतलब जगह जगह पे शब्दों का फेर है। जैसे मैंने कहा डोम, डोम का है ना, बस अलग अलग चीजें हैं, समझने का है इस आदमी का मतलब अलग पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 400 नंबर हो गया होगा तो बहुत कायदे से पढ़ो, ठीक है। एक का दो लिख लो, प्रोग्राम लगाए, वहां लिखो, लिख लो शायरा सौरा, ऐसे शायरा सौरा, बुंदेलखंड में लिख रहे हो ना, शायरा सौरा, दो हो गया। ये जानते हो जो सुन लो लिखो मत, फसल की जब कटाई होती है देखो वहां चैती लिखे हो ना, अरे वह बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है चैती, चैती के समय, और इनके यहाँ फसल की कटाई के समय क्या कहेंगे शायरा सौरा। बतिया तो वही हुई, अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो नहीं? चलो आगे लिखो। ये कहेंगे राई, राई देवी का मतलब लगा लो, राई देवी, ठीक। ये दो इनके यहाँ और हैं तो डांस होते हैं। ये बुंदेलखंड के कितने हो गए, 4-5 तो हो गए ना, बस। चंदेलिया, ये ढिमराई, जवारा, यही घुमा के पूछता है कि 3-4 और लिखवाती है। अब अगली हेडिंग डाल लो, एक डाल लो, कौन सा होगा बुंदेलखंड के बाद अवध है, ब्रिज, ब्रिज का डाल लो, लिख लो ब्रिज का ही लिख लो। ब्रिज क्षेत्र के लोक नृत्य, फोक डांस जो वहां के होंगे, ब्रिज क्षेत्र के लोक नृत्य, ठीक। यहाँ तक तुम्हारा हो गया, क्लास सर की है ना, लिख लिए हो काफी। और समस्या ये है कि अगर लगी क्लास और देखते हैं तो आगे वाला मेला है तुम्हारा, एक महोत्सव है, मेला बोलता है ना, बटेश्वर मेला, बजरी मेला, नरकटिया मेला, ऐसा पूछा जाता है ना। सिंगवेरी का मेला कहाँ होता है, उसका है। तो अब लगेगा तो ठीक है, नहीं क्लास लगी कोई तो फिर कोई किताब बताने के लिए, ठीक। अभी पानी पीने जाओगे आप लोग, पानी में से कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रयास से, पढ़ लेना।